हेलो दोस्तों, आप सभी का वीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं वर्षा सिंह और ये जो हमारी क्लास है ये एनटीएनेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस कवर कराएगी। आज के हम इसमें टॉपिक में हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट ले रहे हैं। आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब सबसे पहले बात यह आती है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट है क्या। तो जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है वो किसी भी व्यक्ति या फिर समूह हम ले सकते हैं, उनकी एंथ्रोपोमेट्रिकल, बायोकेमिकल, क्लिनिकल, बायोफिजिकल, डाइटरी सर्वे आदि से जो डेटा मिलता है उसकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन जो होता है वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहलाता है। इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पर्सन है वो वेल नरिश्ड है या नहीं है। यदि माल नरिश्ड है, माल नरिश्ड में भी दो टाइप के होते हैं, एक ओवर नरिश्ड और अंडर नरिश्ड, तो उसका स्टेटस क्या है हम इसके थ्रू पता लगाते हैं। अब इसकी मेथड्स होती हैं कि हम इनको पता कैसे लगाएं। तो इसकी ABCD मेथड्स हैं, जिसमें A फॉर एंथ्रोपोमेट्री, B फॉर बायोकेमिकल बायोफिजिकल मेथड्स एंड C फॉर क्लिनिकल मेथड्स एंड लास्ट D फॉर डाइटरी मेथड्स आता है। हम सबसे पहले इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एंथ्रोपोमेट्री वर्ड होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एंथ्रोपो प्लस मीट्री। एंथ्रोपो मीन्स होता है ह्यूमन एंड मीट्री मतलब मेजरमेंट। आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। जिसमें ह्यूमन का मेजरमेंट लिया जाता है वो एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट होता है। अब इसमें हम इसको दो टाइप से हम असेस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, एक तो ग्रोथ के बेस पे और एक बॉडी कंपोजिशन के बेस पे। तो जो ग्रोथ के बेस पे हम मेजरमेंट लेते हैं या फिर हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट को असेस करते हैं, उसमें लेंथ, हाइट, वेट एंड हेड सरकमफ्रेंस आता है। एंड बॉडी कंपोजिशन के बारे में हम यदि बात करें तो उसमें फैट मास और फैट फ्री मास को असेस करके हम एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो मैंने बताया ग्रोथ के अंदर हम लेंथ लेते हैं। तो जो लेंथ है वो सिर्फ 2 साल तक के बच्चों जो होते हैं सिर्फ उनकी ली जाती है। क्यों ली जाती है लेंथ? क्योंकि वो उस टाइम तक अच्छे से खड़े नहीं हो पाते हैं, वो अधिकतर लेटे हुए होते हैं। तो उनकी जो हाइट है या फिर बोले लेंथ, तो उनको लेटाकर पूरी जो उनकी लेंथ है दो पर्सन की हेल्प लेके, जिसमें स्लाइडिंग बोर्ड जिसको मेजरिंग बोर्ड बोला जाता है उस पर लेटा के मेज़र की जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ में हाइट कैसे देखेंगे। जो खड़ा हो सकता है पर्सन, कोई भी स्टैंडिंग पोजीशन में हम इसके हाइट लेते हैं। अब हाइट के लिए क्या होना चाहिए, एक फ्रैंकफर्ट पोजीशन होती है जिसमें फ्लोर के पैरेलल आपके लोअर आईलिड और जो ईयर होल होते हैं वो जो फ्रैंकफर्ट पोजीशन होती है उसमें क्या होता है कि सरफेस की लाइन, मतलब जो आप खड़े हो वो एंड आई और ईयर जो होल होता है उसकी लाइन एक जैसी होनी चाहिए। अब इसमें क्या हम यूज़ करते हैं हाइट के लिए, इसमें स्टेडियोमीटर, पोर्टेबल एंथ्रोपोमीटर का यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे इसमें दिखा रहा है, आप देख सकते हैं कि खड़े होकर और किस टाइप से हाइट को नापा जाता है। अब इसमें हम ग्रोथ में वेट लेते हैं। तो जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनको वेइंग स्लिंग या फिर स्प्रिंग बैलेंस भी बोला जाता है और साल्टर स्केल भी बोलते हैं, उसके थ्रू इनका वेट लिया जाता है, जिसमें बच्चे का वेट लिया जाता है। और चिल्ड्रन या फिर जो एडल्ट होते हैं उनको बीम बैलेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू हम वेट लेते हैं। और इसका क्या है कि मिनिमम क्लॉथ्स या फिर लाइट वेट क्लॉथ्स होने चाहिए। अब इनके जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ये उनके वेट के लिए है कि यदि उनका 2.5 kg वेट है तो वो नॉर्मल उसमें कहलाएंगे, नॉर्मल वेट उनका कहलाएगा। और यदि 1.5 से 2.49 kg वेट के अंदर आता है तो ये लो बर्थ वेट कहलाएगा। और बिलो 1.5 kg यदि उसका वेट रहता है तो वेरी लो बर्थ वेट कहलाएगा। हम बात करते हैं साल्टर स्केल की, जो मैं बोल रही थी, ये साल्टर स्केल ये है जिसमें बच्चे को ऐसे लटका कर उसमें हम ऊपर वेट के लिए
मशीन होती है उसके थ्रू हम नाप लेते हैं। अब हम ग्रोथ में ही हेड सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है ये सुप्रा ऑर्बिटल जो रिज होती है फोरहेड मतलब इंटीरियरली, और जो पीछे साइड ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस बोला जाता है, ये हमारा बैक पार्ट होता है हेड का, उसको नापा जाता है। ये जो है एक नॉन स्ट्रेचेबल मेजरिंग टेप होता है जो 0.6 सेंटीमीटर वाइड होता है। इसमें नियरेस्ट मिलीमीटर तक मेज़र किया जाता है। जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है ये क्रॉनिक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो बच्चों में होती है, 2 साल तक के बच्चों, उनके लिए हम नापते हैं। यदि उनसे बड़े होते तो फिर उनके लिए कोई काम में नहीं आता है इसका हेड सर्कमफ्रेंस के लिए। अब हम इसमें अभी हमने देखा कि एंथ्रोपोमेट्री में ग्रोथ का हमने लेंथ, हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस देखा। अब इसी में ही बॉडी कंपोजिशन में हम फैट मास और फैट फ्री मास देखें। तो बॉडी कंपोजिशन में फैट मास में है BMI। BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें बॉडी मास इंडेक्स को हम कैसे निकालते हैं, वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। जैसे किसी का वेट 50 किलोग्राम है और हाइट उसकी 1.5 मीटर स्क्वायर है, तो इसका हम फॉर्मूला इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो इसी टाइप की ही मिलेगी। इसमें हम इसके जो ये इंडेक्स है इसके थ्रू हम निकालते हैं कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। यदि 18.5 टू 24.9 के बीच में यदि आता है तो ये नॉर्मल कहलाता है, और यदि हम इसके ऊपर जाएं तो यदि 25 टू 29.9 आता है तो ओवरवेट, 30 टू 40 जाता है तो ओबीज, एंड मोर देन 40 होता है तो वेरी ओबीज कहलाता है। और ऐसे ही नीचे यदि हम बात करें तो 17 से 18.49 भी होता है तो माइल्ड क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, और 16 टू 16.9 आता है तो मॉडरेट क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, और लेस देन यदि 16 होता है तो सीवियर क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी होती है। अभी हम इसी में ही बॉडी कंपोजिशन में फैट फ्री मास देखते हैं। तो जो फैट फ्री मास होता है इसके अंदर आता है MUAC मतलब मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। इसमें एक टेप होता है जिसमें 3 कलर होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि रेड होता है, येलो होता है एंड ग्रीन होता है। जो रेड होता है वो इंडिकेट करता है कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, येलो इंडिकेट करता है कि मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, एंड जो ग्रीन है वो इंडिकेटिंग नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसको शोल्डर का जो टिप होता है उसको से एल्बो की लेंथ को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मिड आर्म पॉइंट हमें प्राप्त हो जाता है। इसका ज़्यादा यूज़ चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा यूज़ होता है, और HIV पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, HIV पॉजिटिव के लिए। जो चिल्ड्रन होते हैं इसमें मैं बता चुकी हूँ कि यदि उनका मेजरमेंट में रेड, येलो और ग्रीन आता है तो उसका क्या मतलब होता है। और यदि अंडर 5 चिल्ड्रन हैं उनका 11 टू 11.9 सेंटीमीटर के बीच में यदि आता है तो वह मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है, और यदि 11 या फिर उससे और नीचे से होता है तो वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहलाता है। और इसी में ही यदि हम प्रेग्नेंट या फिर एडल्ट की बात करें तो 17 टू 21 सेंटीमीटर जो है वो मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, और 17 जो है उससे नीचे होने पर सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि ये है, इसमें हम देख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम सेकंड इसमें पढ़ेंगे बी फॉर बायोकेमिकल असेसमेंट। जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए। ये 2 टाइप के इसमें टेस्ट होते हैं, एक स्टैटिक टेस्ट होते हैं और एक फंक्शनल टेस्ट होते हैं। इसमें जो स्टैटिक टेस्ट होते हैं ये न्यूट्रिएंट या फिर इसके जो मेटाबोलाइट होते हैं ब्लड में, यूरिन में या फिर बॉडी टिश्यूज़ में, एक्चुअल मेजर ऑफ द न्यूट्रिएंट ये होता है, जिसमें कि जैसे एग्जांपल है आयरन या फिर विटामिन ए। फंक्शनल की हम बात करें तो फंक्शनल में क्या होता है कि ये किसी भी ऑर्गन का फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसका फेलियर को बताता है।
जो कि किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण कम हो जाता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। हम इसी में बात करें, सीबीसी होता है जो इसको कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। इसमें इंक्लूड्स आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट वैल्यू और एमसीएच, एमसीबी एंड कैन गिव सम आइडिया ऑफ एनीमियाज। मतलब ये यदि हम सीबीसी कराते हैं तो ये एनीमिया का हमें आइडिया दे देते हैं कि एनीमिया है या नहीं है, यदि है तो कौन सा है, किसकी कमी से है, ये हमें पूरा डिटेल इससे पता चल जाता है। हम मेटाबॉलिक पैनल्स की बात करें या फिर लिवर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि, इसका एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन, ग्लोबुलिन्स, लिवर एंजाइम, बाय प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिज्म जो है आदि, इसके बारे में हम निकालते हैं ब्लड ग्लूकोज के बारे में। और लिपिड पैनल्स की बात करें तो इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल ज्ञात किया जा सकता है। इसमें हमने साथ में एक वर्ड पढ़ा था बायोफिजिकल। बायोफिजिकल मीन्स होता है रेडियोलॉजी को यूज़ करके पता करना, जैसे कि एक्सरे या फिर एमआरआई, सोनोग्राफी होते हैं, वो बायोफिजिकल होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल असेसमेंट। जो जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें स्पेशल अटेंशन दिया जाता है ऑर्गन्स को, जैसे कि हेयर है, एंगल्स है, माउथ है, गम्स है, नेल्स है, स्किन है, आईज, टंग्स, मसल्स, बोन्स या फिर थायराइड ग्लैंड है। इसमें हम रिलेवेंट साइन ही हम डिटेक्ट करते हैं जो कि हमें हेल्प करता है न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस को स्टेबलाइज करने में। हम लास्ट में पढ़ रहे हैं डाइटरी असेसमेंट। डाइटरी असेसमेंट होता है, इसमें फूड या फिर न्यूट्रिएंट जो इनटेक होता है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर पूरी फैमिली के द्वारा कितना इनटेक हो रहा है या फिर उसका डाइटरी पैटर्न कैसा है, डाइटरी असेसमेंट में निकाला जाता है या फिर इसमें असेस किया जाता है। इसकी दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो जो हम डायरेक्ट मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड हमारे काम की नहीं है। डायरेक्ट मेथड में जो है 3 मेथड्स होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्रोस्पेक्टिव। तो जो हम रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में पढ़ें तो जो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड्स होती हैं ये फूड और बेवरेजेस जो पहले ही कंज्यूम की जा चुकी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। इसके अंतर्गत FFQ मतलब फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनायर, 24 आवर रिकॉल मेथड या फिर डाइट हिस्ट्रीज, इसमें ये जो 3 मेथड इसके अंतर्गत आती हैं। ये जो मेथड्स होती हैं ये आपकी मेमोरी पे डिपेंड करती है कि आपको कितना याद रहता है कि हमने कल क्या खाया था, ये खाया था, कितनी मात्रा में खाया था, कब खाया था, ये सब आप मेमोरी पे डिपेंड करता है। हम इसमें इसी के अंतर्गत आएगा फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनायर, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनायर होता है ये क्या करता है, असेस द फ्रिक्वेंसी विथ विच फूड एंड फूड ग्रुप्स आर ईटन ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। मतलब कि इसमें टेबल एक होता है कि आपने कोई भी चीज़ है वो एक दिन में कितने बार ले रहे हो या फिर एक हफ्ते में कितने बार ले रहे हो, कितनी सर्विंग ले रहे हो, कितनी मात्रा में ले रहे हो, ये इसमें आता है, और कौन सा फूड ले रहे हो। जो क्वेश्चन आयर होता है इसमें फूड लिस्ट होती है, यूजुअली इसमें क्लोज एंडेड होती है। फ्रिक्वेंसी कैटेगरी सेक्शन होते हैं जो सेल्फ या फिर इंटरव्यू द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ये जो होता है ये डिपेंडिंग ऑन द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। डेटा कलेक्शन माइट बी डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। जो ये डेटा होता है कलेक्शन, इसको हम डेली, वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 24 आवर रिकॉल मेथड। आई थिंक ये आप लोगों ने बहुत ही नाम इसका सुना होगा कि जनरली लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं देखनी होती है, बस आप कल, जैसे आज आप असेस कर रहे हो तो आप एक दिन पुरानी, मतलब कि कल कि आप उनसे पूछ सकते हो कि कल आपने क्या खाया था। एक दिन का रिकॉल, जो मेमोरी रिकॉल होता है वो सही होता है
उतना ज़्यादा अलग नहीं होता है। ड्यूरिंग अ 24 आवर रिकॉल मेथड, इसमें रिस्पोंडेंट जो होता है एडल्ट, चिल्ड्रन या फिर उनके पेरेंट्स या फिर जो भी केयर टेकर हैं उनसे पूछा जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या फिर जो भी इंटरव्यू ले रहा है इसके थ्रू, कि आपने 24 आवर, लास्ट 24 जो आपके आवर्स थे उसमें आपने कौन से फूड, कौन सी बेवरेजेस कितनी मात्रा में कंज्यूम किया है। इसी में सेकंड पॉइंट है, जो 24 आवर पीरियड जो होता है वो स्टार्ट कब से होता है, जब आपने फर्स्ट थिंग ईटन बाय द रिस्पोंडेंट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो आपने सबसे पहली चीज़ खाई है वो स्टार्ट होती है, और लास्ट फूड देन कंज्यूम बिफोर और इसी गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो उठ नहीं जाता है, जब तक 24 आवर उसको माना जाता है। जो सिंगल 24 आवर रिकॉल होता है ये किसी भी डिस्क्राइब करने का इनफ नहीं होता है कि आप उसके फूड और जो न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा है वो पर्याप्त है कि नहीं है, क्योंकि कई बार आज हम अच्छे से खा रहे हैं, कल बाई चांस हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, कल हम नहीं खा पाए, कल ज़्यादा बिजी थे तो कुछ ही वो ले पाए। यदि परसों हमसे पूछा जाता है कि आपने कल क्या खाया, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम वैसा नहीं खाते, वो हमारे साथ कभी कभी ही ऐसा हो जाता है। अब एक और है डाइटरी हिस्ट्री। डाइटरी हिस्ट्री, इसमें डिटेल असेसमेंट होता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि आप किस टाइप का या किस वेरिएशन के साथ आप कितने टाइम में फूड लेते हो। इसमें 6 मंथ या फिर ईयर का यूज़ करते हैं। ये यूज़फुल किस में है, डिस्क्राइब यूजुअल फूड और न्यूट्रिएंट इनटेक ओवर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब चूंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए है तो ज़्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि आपका फूड पैटर्न जो है इससे समझ में आ जाता है कितने टाइम तक आप खा रहे हो, मतलब कि आपका जो फूड पैटर्न है, फूड हैबिट है, वो इसी टाइप की है। इट कैन बी यूज टू एस्टिमेट प्रिवलेंस ऑफ इनएडिकेट डाइट्स। ये भी उसकी मेमोरी पे ही डिपेंड करता है। अब हम सेकेंड इसमें पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टिव डायरेक्ट मेथड क्या है। प्रोस्पेक्टिव डायरेक्ट मेथड क्या होता है इसमें, कि डाइट इंक्लूडिंग ऑल फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम्ड इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ कंजप्शन, मतलब कि जब वो खाने वाला है, खाने के लिए तैयार कर रहा है, उसी टाइम पे उसको मेज़र कर लिया जाए कि वो कितनी मात्रा में ले रहा है, वो प्रोस्पेक्टिव डायरेक्ट मेथड्स के अंतर्गत आता है। जैसे एस्टिमेटेड फूड रिकॉर्ड्स, इसमें क्या होता है कि उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो जो भी खाए जितनी भी मात्रा में उसको नोट करता जाए। एक यह जो टाइम पीरियड है वो 1 से 7 दिन का भी हो सकता है और कितने भी दिन का इसमें हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये उसकी पर्पज ऑफ स्टडी पे डिपेंड करता है कि कितने दिन इसमें इंक्लूड करने हैं। इसमें ईटिंग पैटर्न्स का डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। अब इसी में हम देखेंगे वेट फूड रिकॉर्ड्स। वेट फूड रिकॉर्ड्स में क्या आता है कि ऑल जो फूड और बेवरेजेस जो कंज्यूम किए जाते हैं उसको वेट उसका ले लिया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन की पोर्शन साइज कितना है, ब्रांड नेम क्या है, या फिर फूड प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसमें पूरा डिटेल इसमें लिया जाता है। ये मोर एक्यूरेट होती है, कोई भी डाइटरी असेसमेंट मेथड्स में सबसे एक्यूरेट होती है वो वेट फूड रिकॉर्ड्स ही होती है। इट हैज़ बीन कंसीडर द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर डाइटरी असेसमेंट की यदि हम बात करें तो डाइटरी असेसमेंट में सबसे अच्छी मेथड कौन है तो वो है वेट फूड रिकॉर्ड्स। क्योंकि वो आप जब खाना बनाने जा रहे हो तो आप उसको लेते हो कि 30 ग्राम्स हमने राइस लिया है पकाने के टाइम पे, हमने कौन सी मेथड यूज़ की है पकाने के लिए, उसमें कितने न्यूट्रिएंट वेस्ट हो गए हैं या फिर कितना क्या हुआ, आप सबकी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है जिससे कि आप एस्टिमेट कर पाते हो कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन या फिर न्यूट्रिएंट इनटेक कितना रहा, और उसका डाइटरी पैटर्न भी पता चल जाता है। आप कुछ टाइम पीरियड में जितने भी टाइम पीरियड के आप लेते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, इससे समझ में आ जाता है। आजकल इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं जो
डाइटरी असेसमेंट के लिए यूज़फुल हैं, जैसे पर्सनल डिजिटल असेसमेंट है, इमेज असिस्टेड डाइटरी असेसमेंट मेथड है, मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजीज, आजकल इतने सारे ऐप्स आ चुके हैं जो बता देता है, आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि इतने खाने में इतनी कैलोरी होगी। तो आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, ये सारे मिला के ABCD जो टोटल मेथड्स हैं, इसको टोटल असेस करके हम अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगाते हैं कि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, हम कितनी मात्रा में खाना ले रहे हैं तो वो बॉडी में कितना यूज़ हो रहा है, उस सब हम इसके थ्रू देखते हैं। थैंक यू सो मच।